तो ये बात है सन 5 दिसंबर 1999 की। बात है लाहौर की। लाहौर के एक पुलिस स्टेशन में एक शख्स आता है और वो कहता है कि मुझे प्लीज़ आप गिरफ़्तार कर लीजिए, मैंने 100 बच्चों का कत्ल किया है। शुरू में जब पुलिस उस शख्स को देखती है तो कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता है। वो कहते हैं भाई हम ना मानते तुम्हारी बात, अपने घर जाओ और आराम करो, हम नहीं मानते तुम्हारी बात कि तुमने 100 बच्चों का कत्ल किया है। ये शख्स पुलिस को कई तरह से समझाने की कोशिश करता है कि मैंने बच्चों को मारा है, मेरे पास बाकायदा उनके सबूत हैं, आपको यकीन नहीं हो तो हमारे घर चलकर देख लीजिए। लेकिन पुलिस किसी भी तरह से इस शख्स की बात को मानती नहीं है, उनको बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाता है और ये जो शख्स है ये अपने घर चला जाता है। अब कुछ दिन के बाद एक लेटर आता है लाहौर के पुलिस हेडक्वार्टर में। दूसरा लेटर वो जाता है वहाँ की एक न्यूज़ एजेंसी जिसका नाम था जंग, उसके ऑफिस में जाता है, उसके चीफ एडिटर को। और दोनों जो लेटर हैं उनमें लिखा जाता है कि मैंने 100 बच्चों का कत्ल किया है एटलीस्ट, और उनके कत्ल की सारी डिटेल्स मेरे पास अवेलेबल है, उनके नाम अवेलेबल है, कईयों के फ़ोटो अवेलेबल है और सबूत सारे के सारे लोगों के अवेलेबल है। तो इस पर पुलिस जो है उनके कान पर जू भी नहीं रेंगती, जो कि आम तौर पर देखा जाता है। लेकिन ये जो जंग न्यूज़ एजेंसी थी, इसका जो चीफ एडिटर था वो इस मामले को थोड़ी सीरियसनेस से लेता है। और जो न्यूज़ एजेंसी होती है वो खुद भी चाहती है कि पहले न्यूज़ ब्रेक करें, ज़्यादा टीआरपी मिलेगी और उनका अलग ही भौकाल हो जाएगा, जो कि आम तौर पर होता है। हम भी हिंदुस्तानी मीडिया में और शायद हर जगह के मीडिया का यही उसूल है, वो इसी तरह से चलते हैं कि जितना जल्दी किसी खबर को ब्रेक करेंगे उतना ज़्यादा उनके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये जो न्यूज़ चैनल का एडिटर है वो अपने वर्कर को बोलता है, अपने रिपोर्टर्स को बोलता है, क्राइम रिपोर्टर को, कि प्लीज़ इस जगह पर जाइए और चेक कीजिए, हो सकता है हमको कुछ क्लू मिल जाए जो कि हमको दूसरे चैनल्स की लीग में अलग लाकर खड़ा कर दें। तो ये जो रिपोर्टर होता है अब ये जाता है इस शख्स के घर। अब जब ये इस शख्स के घर पे जाता है तो वहाँ पर देखता है कि कई जगह पर ब्लड के स्टेन्स हैं, कई जगह छोटे बच्चों के जूते हैं, मोजे हैं, कपड़े हैं और एक ड्रम है जिसमें एसिड है। और एसिड के अंदर वो क्या देखता है कि वहाँ पर छोटे बच्चों के अंग रह गए हैं, कुछ गले हुए, कुछ बिना गले, कुछ पूरी तरह से वेपोरेट हो चुके हैं। तो यहाँ पर इस न्यूज़ चैनल को लगता है कि ज़रूर इसमें कुछ न कुछ बात है। तो अब स्टार्टिंग में ही ये न्यूज़ चैनल जो है सबसे पहले इस खबर को ब्रेक करता है। और जब वो इस खबर को ब्रेक करता है तो पूरे लाहौर में एक हड़कंप सा मच जाता है। सब लोगों को क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर ये कौन शख्स है, और साथ ही साथ एक डरावनापन भी महसूस होता है कि ये कौन शख्स है जो कि हमारे बीच रह के हमारे 100 बच्चों का कत्ल कर देता है, वो कत्ल कर चुका है और अभी भी वो खुला घूम रहा है। हो सकता है कि हमारे बच्चों की जान भी रिस्क में हो। तो अब पुलिस प्रशासन और सारे लोग चेत जाते हैं। अब आप फराज कीजिए कि कोई शख्स है जिसके सामने कोई दूसरा पर्सन आता है और कहता है कि मैंने 100 लोगों का कत्ल किया है, और वो जो पुलिस वाला है वो उसको गिरफ्तार नहीं करता है और ऐसे ही जाने देता है, तो उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, क्योंकि उसकी लाइफ का सबसे बड़ा केस हो सकता था है। और अब चूँकि उसने उसको जाने दिया तो उसके ऊपर जो तलवारें लटक रही होंगी वो भी काफ़ी ज़्यादा होंगी। तो खैर हम इस कहानी के जो मेन मुद्दा है उससे भटकते नहीं हैं। तो पुलिस इंटरफेयर करती है और पुलिस इस केस की छानबीन में लग जाती है अलोंग विद द मीडिया ट्रायल। अब मीडिया के जो लोग हैं वो अपने जो सारे तिकड़म हैं वो लगा ही रहे थे, उनका जैसा था वो चल रहा था। पुलिस अपनी तरफ से तफ्तीश करती है। सबसे पहले पुलिस जाती है इस शख्स के पड़ोस में, इस शख्स के पड़ोस में जाती है, और जब पड़ोसियों से पूछताछ की जाती है तो पड़ोसी खुद भी कहते हैं कि हमको कुछ सस्पिशियस लगता है, यहाँ पर कुछ खुफिया सा कुछ होता है, लेकिन हमें नहीं पता कि होता क्या है यहाँ पर। ये जो शख्स है ये काफ़ी एंटी सोशल टाइप का है, असामाजिक है, लोगों से घुल मिल कर कम रहता है, तो हम इस बात को बिल्कुल रूल आउट नहीं करेंगे कि ये शख्स ऐसा हो सकता है। अब पुलिस जाती है इस शख्स के घर वालों से मिलने, और जब घर वालों से मिलने जाती है तो घर वाले भी कहते हैं कि हम इस शख्स से काफ़ी पहले नाता तोड़ चुके हैं। उसकी माँ भी इस दुनिया में नहीं है जिससे ये बहुत प्यार करता था और जिसकी माँ इससे बहुत प्यार करती थी, अब वो भी इस दुनिया में नहीं है और इस शख्स से हमको कोई लेना देना नहीं है।
जब इसके बैकग्राउंड की जांच की जाती है तो पता चलता है कि जो शख्स है बहुत रईस फैमिली से, बहुत पोश एरिया से बिलोंग करता है। बाप के पास बहुत पैसा, खुद का खड़ा किया हुआ बिजनेस है, पैसों की कोई कमी नहीं। और ये जो शख्स है ये पोश एरिया में रहता था, लेकिन उसके बाद क्या होता है इसके साथ, उसकी कहानी हम आगे चलकर सुनते हैं। तो पुलिस इस शख्स को ढूंढती है। अब इस शख्स ने जो लेटर लिखा था पुलिस हेडक्वार्टर को भी और जंग के चीफ एडिटर को भी, उसमें उसने लिखा था कि अगर आप मुझको गिरफ्तार नहीं करते तो मैं जा रहा हूँ रावी नदी में छलांग लगाने। तो अब पुलिस रावी नदी की तलाश करती है। वहाँ पर गोताखोरों को भेजा जाता है कि चेक किया जाए कि हो सकता है कि इस शख्स ने नदी में सच में छलांग लगा दी हो, लेकिन नदी से उसको कोई नहीं मिलता। तो पुलिस को लगता है कि हो सकता है कि ये शख्स हमको गुमराह करना चाहता है, इसलिए इसने रावी नदी का बहाना बनाया हो कि मैं रावी नदी में छलांग लगाना चाहता हूँ। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर उसको पुलिस से बचना ही होता तो वो फर्स्ट प्लेस में जाता ही क्यों पुलिस के पास। दैट्स क्वाइट स्ट्रेंज। अब काफ़ी दिन बीत जाते हैं। पुलिस को, मीडिया को, आसपास के लोगों को, एजेंसियों को, किसी को कुछ खबर नहीं लगती। पाकिस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन था जो इस शख्स को ढूंढने के लिए इन्होंने शुरू किया था, लेकिन इस शख्स कहीं नहीं मिलता। जाहिर सी बात है, जो आदमी 100 बच्चों का कत्ल करके आज़ाद घूम रहा हो वो इतनी आसानी से तो आपको मिलने से रहा। अब तारीख आती है 30 दिसंबर 1999। 30 दिसंबर की तारीख को एक शख्स आता है और वो ये जो जंग न्यूज़ एजेंसी थी इसके ऑफिस में जाता है और कहता है कि मुझे यहाँ के चीफ एडिटर से मिलना है। जब चीफ एडिटर से ये शख्स मिलता है तो ये कहता है कि जो 5 दिसंबर को जो शख्स आया था, जिसके पीछे इतने टाइम से पुलिस पड़ी है, इतने बड़े सर्च ऑपरेशंस चला रखे हैं तुम लोगों ने, वो मैं हूँ। मेरा नाम है जावेद इकबाल और मैं ही वो शख्स हूँ जिसने इन 100 बच्चों का कत्ल किया है, और मैं ही वो शख्स हूँ जिसके पीछे आप इतना माथापची कर रहे हैं। जावेद इकबाल चीफ एडिटर ऑफ जंग न्यूज़ एजेंसी से कहता है कि मैं इंटरव्यू देना चाहता हूँ, अपने सारे गुनाहों को मैं कबूल करता हूँ, आपको जो मुझसे सवाल पूछना है पूछिए, मैं सबका जवाब दूंगा, लेकिन आफ्टर वी फिनिश दिस इंटरव्यू, जब हम इंटरव्यू फिनिश कर लें उसके बाद आप मुझे पुलिस को नहीं सौंपेंगे, आप मुझे आर्मी को सौंपेंगे, क्योंकि मुझे पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं। और ये इसको पुलिस पर भरोसा क्यों नहीं, ये आपको जब इसकी बैक स्टोरी आप सुनेंगे आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर उसको पुलिस पर भरोसा नहीं हो तो फर्स्ट प्लेस में पुलिस के पास गया ही क्यों। क्वाइट स्ट्रेंज। तो यहाँ पर जब जावेद इकबाल का इंटरव्यू शुरू होता है तो जंग न्यूज़ के जो रिपोर्टर हैं जब उससे सवाल पूछते हैं, उसकी बैक स्टोरी सुनाने को कहते हैं, तो वो शुरू करता है कि जावेद इकबाल शुरू से ही एक काफ़ी रईस फैमिली से बिलोंग करता था, एक पॉश एरिया से बिलोंग करता था और काफ़ी सारा पैसा था इसके पास। लेकिन अब ये जिस पॉश एरिया में रहता था वहाँ के लोग आसपास के वो खुद भी कहीं अमीर थे। तो जब 17 साल का जावेद इकबाल था तो जावेद इकबाल कहता है कि मेरे ऊपर किसी बच्चे को गलत तरीके से टच करने, उसके साथ कुछ बुरा करने, कुछ अश्लील सा करने के लिए मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया। मेरे को पुलिस पकड़ के ले जाती है और जावेद इकबाल का कहना था कि मेरा जो पड़ोसी है इसने मुझे फंसाया है चाइल्ड अब्यूज़ के केस में, इसने मुझे फंसाया, मुझे जेल में रखा गया क्योंकि पाकिस्तान का कानून सख्त है और इन चीज़ों के लिए वहाँ पर ज़्यादा रियायत दी नहीं जाती। भारत से काफ़ी अलहदा है उसका मामला। तो वहाँ पर जब जावेद इकबाल को जेल में रखा जाता है तो कई बार जावेद इकबाल की माँ उससे मिलने आती है। दूसरा परिवार उससे कटा से रहता था जावेद से शुरू से, क्योंकि जावेद शुरू से ही कुछ एंटी सोशल टाइप का था, लेकिन उसकी माँ जो थी उसका बेहद प्यार था जावेद इकबाल पे। तो जावेद इकबाल से उसकी माँ अक्सर मिलने आती, वो रोती क्योंकि बेटे के लिए एक माँ इट्स क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड, रोएगी ही रोएगी। तो जावेद इकबाल अपनी माँ को इस तरह रोते हुए देखता तो उसको भी बुरा लगता कि मेरी माँ मेरे पीछे रो रही है और ऐसा गुनाह जो मैंने कभी किया नहीं हो या शायद किया भी हो, लेकिन उसको अपनी माँ को देखते हुए ऐसे रोते हुए देखकर उसको बड़ा तरस आता। तो अपनी माँ से वादा करता है कि मैं जब भी जेल से निकल कर आऊँगा तो तेरे हर एक आंसुओं का बदला लूँगा। और कुछ दिनों तक ये मेंटल ट्रॉमा सहने के बाद जावेद इकबाल की माँ का निधन हो जाता है, वो मर जाती है। और यहाँ पर जावेद इकबाल कसम खाता है कि मेरी माँ
जो रोई है उस रोने का बदला मैं 100 माँओं से चुकाऊंगा। एक के बदले में 100 माँओं को रुलाऊंगा, तब जाकर ये मेरा मिशन कंप्लीट होगा। उसके बाद जब जावेद इकबाल जेल से रिहा होता है कुछ सालों बाद, तो अब वो एक पोश एरिया में ही एक दुकान लेता है, और पैसा तो चूँकि इसके पास था ही, तो एक वीडियो पार्लर चलाता है जहाँ पर बच्चे वीडियो गेम खेलने आते हैं। हम भी छोटे रहे थे, बहुत चस्का होता है छोटे बच्चों को वीडियो पार्लर में जाने का, वीडियो गेम्स खेलने का। तो ये वहाँ पर वीडियो पार्लर शुरू करता है। अब वहाँ पर ये सोचता है कि बच्चों को कैसे अपने चंगुल में फंसाया जाए। तो जब बच्चे वहाँ पर वीडियो गेम खेलते, तो जावेद इकबाल क्या करता है कि एक बड़ा सा नोट लेके नीचे गिरा देता, और वो इस तलाश में रहता कि बच्चे उस नोट को उठाएं, और जो बच्चा उस नोट को उठाता है वो उसको सबके सामने पकड़े और उसको जलील करे, और फिर उसके साथ वो जो अपना क्रियाकांड करना चाहता है वो करे। तो वो सबसे पहले कुछ बच्चों को ऐसे फांसता है, नोट गिराता है, बच्चे नोट उठाते हैं, जावेद इकबाल उसी वक्त उसको पकड़ता है, बाकी लड़कों के सामने उसको जलील करता है, फिर सारे लड़कों को घर भेज देता है और उस अकेले बच्चे को वहाँ पर रखता है, और उसके साथ जो गलत हरकतें वो कर सकता था, जिसके इल्ज़ाम में वो जेल गया था, तो वो सब करता है। लेकिन धीरे धीरे चूँकि पोश इलाका था, माँ बाप अपने बच्चों की बड़ी केयर करते हैं, तो कई माँ बापों को लगता है कि कुछ न कुछ देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद दिस गाय, और वो अपने बच्चों को यहाँ पर भेजना बंद कर देते हैं। और धीरे धीरे ये जो बिज़नेस था वीडियो पार्लर का, ये ठंडा पड़ जाता है, और मोर इम्पोर्टेंटली बच्चे आना बंद हो जाते हैं, जो कि उसका प्राइम टारगेट थे। अब जावेद इकबाल को लगता है कि पोश इलाके में तो ये काम करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि लोग भी काफ़ी अवेयर हैं, और उसके हाथ अपने बच्चों को इतनी आसानी से आने नहीं देंगे, और जो टारगेट उसने सेट किया है 100 बच्चों का, वो टारगेट पूरा होने से पहले ही इसका भांडा फूट सकता है। तो जावेद इकबाल क्या करता है कि वो स्लम एरिया में जाता है, और वहाँ पर वो अपना धंधा शुरू करता है। तो वहाँ पर ये एक्वेरियम लगाता है, जिसमें रंग बिरंगी छोटी बड़ी मछलियाँ बहुत सारी होती थी, जिसको देखकर बच्चों के मन में कौतूहल सा होता है, उनमें एक देख के उनको मज़ा आता है। तो ये जो गरीब इलाके के, तो ये गरीब लोग जो थे, स्लम एरिया के जो लोग थे, उनके बच्चे वहाँ पर आते थे, और अब यहाँ पर जावेद इकबाल को दिखते हैं इनमें इजी टारगेट्स। तो वो एक एक करके बच्चों को वहाँ से ले जाता, बहला फुसला कर, कभी पैसे देकर, कभी चॉकलेट देकर। और इसके साथ जावेद इकबाल अकेला नहीं था, इसके साथ 4 लोग और शामिल थे। तो अब कुल मिलाकर ये उन बच्चों को वहाँ से उठाता, और अपना ये जो अड्डा था जहाँ पर न्यूज़ रिपोर्टर गया था सबसे पहले, जहाँ पर उसको खून के धब्बे दिखे थे, वो एसिड का टैंक दिखा था, वहाँ पर ये बच्चों को ले जाता, उनको लोहे की जंजीर से उनका गला दबाता, स्ट्रेंगल करता, और जब वो मर जाते उनके टुकड़े करके वो एसिड में डुबो देता, जब तक कि वो लाश गल नहीं जाती। तो इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहा। वो बच्चों के नाम नोट करता, कई बच्चों के फ़ोटोज़ नोट करता, उनके माँ बाप के नाम नोट करता, उन बच्चों को किस तरह से उसने मारा, किस तरह की उनको इसने यातनाएं दी, वो सारी चीज़ें उसमें नोट करता, और सबके आगे नंबर लिखता जाता है कि आज हो गया 1 नंबर, आज हो गया 40th नंबर, आज हो गया 80th नंबर। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसने जो करी, वो लास्ट के जो 10 जने थे, उनके जो बॉडी पार्ट्स थे, उनमें से कुछ को उसने संभाल के रखा, ताकि जब उसका टारगेट पूरा हो जाए तब वो पुलिस को बताने में मददगार साबित हो सके, पुलिस के सामने मैं प्रूफ कर सकूं कि हाँ, मैंने ही इन लोगों का कत्ल करा है। तो अब जैसे इसके 100 बच्चों का टारगेट पूरा होता है, तो ये पुलिस के सामने आ जाता है। हालांकि पुलिस बिलीव नहीं करती, और जो भी स्टोरी आपके सामने है। तो अब ये सारा कुछ इंटरव्यू होने के बाद जावेद इकबाल को पुलिस के हवाले किया जाता है। अब जावेद इकबाल को लाहौर की लखपत जेल में बंद कर दिया जाता है। लखपत जेल में बंद करने के साथ राहुल और जावेद इकबाल के साथ इसके जो 4 सहयोगी थे, उनको भी बंद कर दिया जाता है। और अब जावेद इकबाल के ऊपर ट्रायल चलता है, मीडिया ट्रायल अलग, और दूसरी तरफ से कोर्ट का जो ट्रायल चल रहा था वो चल ही रहा था। जज साहब थे अल्लाह बख्श। जब अल्लाह बख्श केस की हियरिंग करते हैं, केस की सुनवाई होती है, और चूँकि सारे कुछ एविडेंस मौजूद थे, जावेद इकबाल खुद कबूल कर चुका था, तो अल्लाह बख्श को नतीजे पर पहुंचने में देर नहीं होती। और जिस तरह से जावेद इकबाल अपने ये जो सारी चीज़ें उसने करी, इनकी स्टोरी बताता, तो
तो अल्लाह बख्श का खून खौलता, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए हर किसी के मन में सिंपैथी होती है और इससे कोई इंसान अलग नहीं है। हम सभी के मन में कहीं ना कहीं बच्चों के लिए सिंपैथी ज़रूर होती है। और जब किसी गरीब के 100 बच्चे मर जाते हैं, अलग अलग गरीबों के ऑब्वियसली, तो ये भी काफ़ी पेनफुल होता है। तो अल्लाह बख्श को जो गुस्सा आता है जावेद इकबाल के ऊपर, तो जावेद इकबाल को अल्लाह बख्श ये सज़ा देते हैं कि इस शख्स को 100 बच्चों के कत्ल के जुर्म में 100 बार इसको फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। एक बार लटकाया, फिर उतारा, फिर लटकाया, फिर उतारा। उसके बाद 100 बार फांसी देने के बाद इसको नीचे उतार कर इसको 100 टुकड़ों में बांट देना चाहिए। और उसके बाद इसकी लाश को भी उसी तरह से एसिड में गला देना चाहिए, वेपोरेट कर देना चाहिए। तो जब ये वर्डिक्ट आता है कोर्ट का, तो इसके ऊपर ह्यूमन राइट्स के काफ़ी जो लोग होते हैं जिनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि अगले शख्स ने क्या किया, उनको बस ह्यूमन राइट्स का ज्ञान फैलाना होता है सब जगह, तो वो ह्यूमन राइट्स का जो तमगा लिए सब जगह फिरते हैं। यूरोप में, यूएस में, दुनिया भर में ऐसे लोग फैले हुए हैं, 5 आइज कंट्री लाइक। अब ह्यूमन राइट्स की तरफ से पाकिस्तान को प्रेशर आता है कि आप इस तरह से नहीं कर सकते, आप किसी को फांसी देना चाहते हैं तो उसको नॉर्मल तरीके से दी जा सकती है, लेकिन इस तरह से आप इतनी ब्रूटलनेस के साथ किसी को सज़ाए मौत नहीं दे सकते। वी आर ह्यूमन एंड वी हैव टू शो सम एटिकेट्स। तो यहाँ पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट सफाई देती है कि अल्लाह बख्श जो थे वो काफ़ी गुस्से में थे और उन्होंने मेटाफोरिकली ये कहा है, उन्होंने लिटरली ये चीज़ नहीं कही है, मेटाफोरिकली उन्होंने कहा है कि जिस शख्स ने 100 लोगों का कत्ल किया उनको 100 बार फांसी दे देनी चाहिए। उन्होंने लिटरल वो चीज़ नहीं कही है। तो अब जावेद इकबाल का जो एक साथी था वो जेल की विंडो से कूदकर छलांग लगा देता है और मर जाता है। अब बचे जावेद इकबाल, इसका और इसके 3 साथी। सभी को सज़ाए मौत की सज़ा मुकर्रर की जाती है। जावेद इकबाल और इसका एक साथी था साजिद अहमद, जब ये दोनों जेल में बंद थे और इनकी फांसी की जो तारीख थी वो अक्टूबर में मुकर्रर थी, लेकिन साजिद और जावेद, इन दोनों की लाश जेल में एक दिन पड़ी मिलती है। इनका पूरा बदन नीला हो चुका होता है एंड पुलिस सस्पेक्ट की हो सकता है कि इनको किसी ने जहर देकर मार डाला हो। किसी के मन में इतनी नफरत भरी हो, और जाहिर सी बात है ऐसे लोगों के लिए, बहुत लोगों के मन में नफरत ऑब्वियसली होती होगी। सभी लोगों का यही मानना था कि किसी न किसी ने नफरत के चलते इन दोनों को जहर दे दिया। तो एक जावेद नाम का शख्स जो कि 100 लोगों को कत्ल करता है और उसको कानूनन सज़ा भी नहीं मिल पाती, सज़ा मिलते मिलते रह जाती है और कोई शख्स अपनी तरफ से उसका इंसाफ कर देता है। तो हम जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ की सच्चाई है, हम उससे दूर नहीं भाग सकते। और कहीं ना कहीं हर एक साइकोपैथ के, हर एक सीरियल किलर के केस में अगर देखा जाए ना, तो उनकी एक बैक स्टोरी ज़रूर होती है जो कि काफ़ी पेनफुल होती है और काफ़ी पेनफुल प्रोसेस से वो गुजर चुके होते हैं। लेकिन इस चीज़ से आप इन 100 मर्डर को जस्टिफाई नहीं कर सकते। दैट इज़ सो हार्ड टू डू दैट। और अगर हर आदमी ये करने लग जाए तो वो गांधी जी कहते हैं ना कि एक आँख के बदले अगर आप एक आँख लेने लग जाएं तो एक दिन पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। तो अगर आप अपने साथ हुई एट्रोसिटीज़ का बदला लेने के लिए अगर इस तरह के कदम उठाते हैं, इट्स गोना बी फैटल फॉर होल वर्ल्ड। अगर दुनिया में कुछ लोग भी ऐसे हो जाएं तो दुनिया एक जहन्नुम बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए हमको ज़रूरत है कानून की, कुछ सख्त कानून की और कुछ सेल्फ अवेयरनेस की। वी नीड टू बी सेल्फ अवेयर। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच।